नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम टीना शुभमूर्ति है और मैं भी बिहार से ही आती हूँ। आपका इस वुमेन एम्पावरमेंट के इंटर्नशिप में बहुत-बहुत स्वागत है। हम सभी बिहार से आते हैं, कुछ गाँव से आते होंगे, छोटे कस्बों से आते होंगे, कुछ शहर से भी आते होंगे। लेकिन हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है बिहार के रहने होने के कारण कि यहाँ बिहार में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। हर रोज़ कॉलेज जाना, ट्यूशन जाना, इन सब चीज़ों में बहुत एफ़र्ट लगता है, बहुत कोशिश लगती है। तो हम यहाँ एक ऐसी यात्रा आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहाँ आपको खुद बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इसी सेम सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है वुमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब महिला शक्तिकरण। इसी के ऊपर हमारा ये इंटर्नशिप रहेगा 13 दिन का। और आज का इंट्रोडक्शन पार्ट भी जो है, हम इसी के बारे में समझेंगे और थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी बिहार से ही हूँ और बिहार के एक छोटे से कस्बे से आती हूँ। मेरा काम जो है वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रहा है, मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर रहा है। और मेरे कुछ इंटर्नशिप्स भी रहे हैं, मैंने इसमें कुछ इंटर्नशिप्स भी किए हैं, काम किया है। कुछ सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत ही खास है। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने किया था जिसमें हम लड़कियों को छात्रवृत्तियां दिया करते थे। जब 15-16 साल की लड़कियां होती हैं, आपको एक अंदाजा होगा कि अगर किसी गरीब परिवार में ये लड़की है तो उनकी जनरली शादी हो जाती है। उस समय 10th हो गया, 10वीं हो गई, उसके बाद शादी कर दिया गया और वहीं पे उनकी शिक्षा जो है, उनकी पढ़ाई जो है वो रुक जाती। तो जब हमने इंटर्नशिप देना शुरू किया, उसके साथ हम उनको ट्रेनिंग भी दिया करते थे, अलग अलग बातों के ऊपर उनको सिखाया करते थे। सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं दे करके उनको अपनी असली ज़िंदगी में कैसे वो उन सब चीज़ों को काम में लाएंगी, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएंगी और डर कैसे छोड़ेंगी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम उनको सिखाया करते थे। इससे ऐसा हुआ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और सिर्फ 10th के बाद या 12th के बाद उनकी शादी नहीं हो गई या फिर उनकी पढ़ाई रुक नहीं गई, जब बल्कि उन्होंने आगे भी पढ़ाई। इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण या महिला शक्तिकरण। ये एक छोटा सा कदम था जिससे कि हम देख रहे थे कि कितना चेंजेस आ सकता है। ऐसे छोटे छोटे कुछ डिसीजंस हम लेते हैं ज़िंदगी में, जिसको करने से हमारी खुद की ताकत भी बढ़ती है। और ये इंटर्नशिप जो है वो एक ऐसा ही कदम है जिसके कारण आपके खुद भी देखिएगा, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके नॉलेज में और आपकी समझदारी में इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत मदद मिलेगी। अब हम जानते हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेते हैं, सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखते हैं, लेकिन आप असली दुनिया में जाकर के भी काम करने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से सीखते हैं और असल में दुनिया में कैसे काम किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। और जब आप काम करने असल में जाइएगा, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जब आप जॉब करने जाइएगा, तब ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। जैसे साइकिल की किताब पढ़ लेने से साइकिल चलानी नहीं आ जाती है। आप जब तक उसको चलाना नहीं सीखेंगे, 2-3 बार उस पे चढ़ के गिरेंगे नहीं, तब तक आपको चलानी नहीं आएगी। वैसे ही आप जब तक अपनी पढ़ाई को असली दुनिया में जब तक नहीं लाएँगे और उसका उपयोग नहीं सीखेंगे कि हम असली दुनिया में जब जा रहे हैं, तब उसका कैसे उपयोग करेंगे, तब तक आपको उसके ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ हम ये सीखेंगे कि इस सब्जेक्ट के बारे में कि जब आप किसी एनजीओ के साथ काम करना शुरू करेंगे या फिर किसी कंपनी के साथ काम करना शुरू करेंगे या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तब आप उनके साथ काम करना शुरू करेंगे। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसकी आपको नॉलेज होनी शुरू होगी। और ये इंटर्नशिप आपको यही सिखाएगा कि आप पहले से ये जान के रखें कि मैं जब जा करके असली ज़िंदगी में जब मेरी जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो जब मैं जॉब लूँगा या जॉब लूँगी, तब मैं जा कर के किस तरह से काम कर सकती हूँ। अब बात आती है कि ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए, इस इंटर्नशिप की क्या ज़रूरत है। तो जब आप ये इंटर्नशिप करना शुरू करेंगे, तब आप असली दुनिया के बारे में और आपकी जो पढ़ाई है, उसको असली दुनिया में हम कैसे काम में ला सकें, इसके बारे में जानेंगे। हम जॉब में जा रहे हैं, तब किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा जान करके हम उसका अपने काम में कैसे उपयोग में ला सकेंगे, अपने घर में कैसे उपयोग में ला सकेंगे।
अपने सोसाइटी को और आगे बढ़ाने में, अपने समाज को और आगे बढ़ाने में इसका कैसे उपयोग ला सकेंगे, इसके बारे में थोड़ी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके करियर में भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। करियर में एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उससे भी आप अपने सीवी में ये दिखा सकेंगे कि मेरे पास इस यूनिवर्सिटी से जहाँ से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास जिसमें मैंने 15 दिन का ये कोर्स किया है, इंटर्नशिप किया है। इस इंटर्नशिप से हम बेसिकली मुख्य तौर पे हम समाज से कैसे डील करें, इस पढ़ाई का हम कैसे उपयोग करें, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप बाहर बात करने जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो उससे आपको ये एक अंदाज़ा आएगा कि आपको क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। मतलब बात करने जब आप जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जाए या फिर जॉब के सिलसिले में ही आपने किसी से बात करने की कोशिश की, तो आप कैसे बात करेंगे, क्या ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे कि आपके काम में आपको मदद मिले। इससे आपकी सोच प्रैक्टिकल बनती है। इससे आपको एक समझदारी बनती है कि जब मैं असली ज़िंदगी में जाकर के काम करना शुरू करूँगा, तब इन सब चीज़ों से मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। आपको इससे एक और क्लैरिटी आएगी कि आप अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं। आपका इससे सीवी मजबूत होगा, जिसमें कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप उस सीवी में डाल सकते हैं। इससे असली ज़िंदगी में कैसे काम किया जाता है, इसकी भी एक आपको एक्सपीरियंस आएगा। आपके जो सपने हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, और आपका असली दुनिया में जैसे काम किया जाता है, इन दोनों के बीच का ये पुल है। इसी तरह के और भी इंटर्नशिप्स होते हैं। जितने भी इंटर्नशिप्स आप कर सकें उतना अच्छा है। उससे आपका सीवी स्ट्रांग होता है, जिसमें सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं लिख सकते हैं, आप इन सब असली कामों के बारे में, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इसके कारण एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी एनजीओ में जाएंगे या कहीं जॉब करने जाएंगे, तो वहाँ ये ज़रूर देखा जाता है कि इस स्टूडेंट को, इसने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की है, इसको सच में नॉलेज है, कैसे बात किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, इसका असली नॉलेज है। अब मैं आपको इसके इंटर्नशिप के स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। ये करीब 60 घंटे का इंटर्नशिप है, जिसमें 7 वीडियोस होंगे, जिसमें मैंने आपको 5 वीडियोस में अलग अलग अध्यायों के ऊपर बताऊंगी। अध्यायों के बाद आपके फील्ड विजिट होंगे, जिसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, आप लोगों से जाकर के बात करेंगे, उनकी समझेंगे, और हर अध्याय के बाद आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा, जिससे कि आपको खुद के बारे में पता चलेगा कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में या इस अध्याय के बारे में कितनी जानकारी मिली, कितनी समझ बढ़ी इसके बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 5 फील्ड विजिट होंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जानकारी आपको मिलेगी कि कहाँ जाइए, कैसे मिलिए, क्या आप पूछेंगे, सवाल क्या पूछेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, नोट्स लेंगे, उनके जवाब जो होंगे उनके नोट्स लेंगे, और जब आप वापस आकर के टेस्ट दीजिएगा, तो आपको अपने बारे में जानकारी मिलेगी कि आपको कितना सीखने को मिला। फील्ड वर्क से ये फ़ायदा होता है कि छोटे छोटे काम करने को मिलते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, दूसरे कैसे सोच रहे हैं, इसके बारे में आपकी समझ बढ़ती है। आप लोगों से बात कैसे करते हैं, कैसे किया जाए, इसके बारे में आपकी समझ बढ़ेगी। जब आप फील्ड विजिट करने जाएंगे, इन सब्जेक्ट्स के वीडियोस को देख करके, इन अध्यायों के वीडियोस को देख करके, उसके बाद आपको एक लर्निंग मटेरियल मिलेगा, जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, जो 6-7 पेजेस का लर्निंग मटेरियल होगा। उसके बाद जब आप जाने से पहले आप एक प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग में आप ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या बातें करनी है, कैसे बोलना है, क्या उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे। जैसे कभी कभी हम जब खाना बनाते हैं, तो उसके पहले हम सोचते हैं ना कि क्या सब्जी बनानी है, क्या रोटी बनानी है, चावल बनाना है कि नहीं, दाल बनाना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। कौन सी सब्जी बनानी है, कितना मसाला डालना है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, उसके बाद हम खाना बनाते हैं। वैसे ही जब आप काम करते हैं, तो जब काम करने के लिए आप जाना आपको पड़ता है, उसके पहले आप उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ये मटेरियल पढ़ने के बाद, जब आपको ये मटेरियल मिलेगा, वो पढ़ने के बाद आप उसकी प्लानिंग करेंगे कि कैसे आपको, जब आप बाहर जाएंगे फील्ड विजिट करने के लिए, तब आप कैसे चीज़ों को करेंगे। हर अध्याय के बाद जब आप फील्ड विजिट से वापस आ जाएंगे,
उसके बाद एक टेस्ट होगा, एक बेसलाइन सिंपल सा टेस्ट होगा, जिसमें आपको ही एक अंदाज़ा आएगा कि आपकी जानकारी कितनी बढ़ी, किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, क्या और सीखने की ज़रूरत है। इससे आपकी ही समझ बढ़ेगी, आपके ग्रोथ के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। और यह टेस्ट जो है वो अनिवार्य है, जो हर वीडियो के बाद जो आप फील्ड विजिट करेंगे उसके बाद आपको करना पड़ेगा। फिर इंटर्नशिप के अंत में एक और टेस्ट होगा जिसे एंड लाइन टेस्ट कहते हैं। इसमें हमें खुद को ही पता चलेगा कि इन 12 दिनों में हमने क्या सीखा, हमारी समझ कितनी बढ़ी, क्या किन चीज़ों में हम नहीं समझ पाए। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको हम परेशान करें, इसका उद्देश्य ये है कि आपकी समझ कितनी गहरी हुई, आपके सोच में कितना बदलाव आया। वुमेन एम्पावरमेंट या स्त्री शक्तिकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ना सिर्फ अपनी सोच बदलते हैं, ना सिर्फ समाज की सोच बदलते हैं, अपने परिवार की भी सोच बदलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है, 2020 में हमारी भारत सरकार जो है उन्होंने शुरू किया। इसका मेन कारण यही था कि हम जानते थे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं चाहिए, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। वो अब जब असली दुनिया में जाएंगे और काम करेंगे तब उनके पास एक नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि वो जब जाएं तो उनको बहुत दिक्कत ना हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको NEP भी कहा जाता है, ये 2020 में भारत सरकार जो है वो लेके आई। इसका मेन मकसद यही है कि इंटर्नशिप करके जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं मिले, उनको एक बाहर और असली दुनिया में कैसे काम किया जाता है इसका भी पता चले। इसमें स्किल डेवलपमेंट हो, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिले और समाज को एक बेहतर तरीके से हम सीख पाएँ, समझ पाएँ, इसकी एक जानकारी मिले। शुरुआत से ही हमेशा ये सोचा गया कि हमारे भारत देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई करने की पद्धति है, उसको हम कैसे सुधारें। तो इसके बारे में हमेशा हर सरकार जो है वो सोचती आई है। सबसे पहले 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद 86 में एक और पॉलिसी आई। फिर 92 में इसी के अंदर एक सुधार लाया गया और सबसे फिलहाल की जो पॉलिसी है वो 2020 में आई। 2020 में ये मैंडेटरी किया गया कि इंटर्नशिप भी बच्चों को कंपलसरी होना चाहिए। पहले जो टेक्निकल पढ़ाइयाँ होती थी, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, MBA हुआ, या फिर मेडिकल में जो छात्र थे उनके लिए इंटर्नशिप हुआ करता था। अब जो है वो सभी के लिए कंपलसरी हो गया है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो BCom के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये कंपलसरी हो गया है। इंटर्नशिप की जो शुरुआत है वो यूरोप में हुई थी, यूरोप के देशों में हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे आया कि कंपनीज आने लगी, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, तो लोगों ने ये सोचा कि जो उसमें काम करने वाले हैं उनको पहले से एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, एक असली ज़िंदगी में कैसे काम किया जाता है इसका एक ज्ञान होना चाहिए। तो इसके बारे में सोचा गया कि ये चीज़ कैसे की जाए, तो इंटर्नशिप का एक मॉडल आया और उसी को भारत ने फिर बाद में अपनाया। ये जितना लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही लड़कों के लिए है। अब आप पूछेंगे कि ये लड़कियों के लिए तो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उनकी आज़ादी की बात की जा रही है, आत्मविश्वास की बात की जा रही है, लेकिन लड़कों के लिए क्यों है? तो अब आप ये सोचिए ना कि अगर कोई 2 पहिए की गाड़ी है और उस गाड़ी में एक पहिया खराब है या कमज़ोर है तो वो गाड़ी चल पाएगी क्या? वैसे ही अगर महिला किसी परिवार में हस्बैंड और वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, और पति ही सिर्फ कमा रहा है या पति के पास ही वो आज़ादी है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, और उस पत्नी के पास या उस महिला के पास नहीं है, इसलिए एक हद के बाद वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो 2 इंसानों से मिल सकती हैं। एक ही इंसान को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा इंसान घर के काम भी करेगा जो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके पास वो आज़ादी नहीं रहेगी सोचने की, समझने की, आगे बढ़ने की। उदाहरण के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट की पहले बात की थी जिसमें हम लड़कियों को छात्रवृत्ति देते थे। अब आप ही सोचिए ना कि अगर पिता है जिस लड़की को छात्रवृत्ति मिल रही है, उस लड़की के पिता ये नहीं सोचते हैं कि उस लड़की को आगे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या आगे बढ़ के जॉब करना चाहिए, तो उस लड़की का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि
लड़कों के लिए भी इस विषय पे जानना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी घर में अगर आपकी बहन है तो आप ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं, इस विषय के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बहन क्या करना चाहती है आगे, क्या आगे जाके वो पढ़ाई करना चाहती है या फिर आगे जाके जॉब करना चाहती है और इससे समाज को क्या फ़ायदा है। जब आप ये पूरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इससे समाज में क्या फ़ायदा है, समाज कैसे इससे आगे बढ़ता है, तब आपको ये एक एहसास होगा कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लड़कों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इस विषय को समझना। कम से कम समझ आने पे ये तो होगा ही कि कहीं न कहीं आप समाज को बदलने की भी कोशिश कर पाएँगे। सिर्फ़ गाँव के लेवल पे ही नहीं या स्टेट के लेवल पे ही नहीं, पर अपने अंदर भी, अपने परिवार के अंदर भी एक छोटी-सी इकाई से आप शुरू कर सकते हैं बदलाव। और उस बदलाव को समझने के लिए ये सब्जेक्ट जो है, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के छात्रों को तो वुमेन एम्पावरमेंट या फिर महिला सशक्तिकरण के ऊपर जानना ही चाहिए। ये इसलिए भी है क्योंकि आप ही आगे बढ़ के आप समाज के लीडर बनने वाले हैं, आप समाज में आगे काम करने वाले हैं। आपको ही आगे जाके ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आप लड़कियों का साथ दे पाएँगे। फील्ड में जाके आपको एक सच्चाई का पता चलेगा कि असल में दुनिया कैसे चल रही है, क्या महिलाएँ सोचती हैं, क्या एक लड़की सोचती है। और इसकी समझ जब आपको होगी तो आप समाज को बदलने की भी कोशिश कर पाएँगे। आप ये तो जानते ही होंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ औरतों ने ही नहीं, महिलाओं ने ही नहीं, पुरुषों ने भी बहुत काम किया है। महिलाओं में जैसे आपने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा, जो मराठी थी, महाराष्ट्र से आती थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है। फिर सरोजनी नायडू हो गईं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी भूमिका निभाई थी और साथ ही महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनका तो नाम आपने सुना ही होगा। उनकी बहादुरी और साहस तो ज़माने से हम लोग सुनते आए हैं और उसके गीत भी गाते आए हैं। फ़ातिमा शेख रही हैं, उन्होंने भी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। और अभी के समय में, हमारे समय में कमला भसीन एक एक्टिविस्ट थी, सोशल वर्कर थी, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ भारत में ही काम किया है, पर उनका नाम जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसी जगहों पे भी लिया जाता है। उनका एक वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। आमिर खान का एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते, उस पे उनको एक बार बुलाया गया था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें महिलाओं के बारे में और इसी मुद्दे पे काफ़ी अच्छे से बताया है, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। अब पुरुषों में बात करें तो राजा राम मोहन राय रहे हैं, जिनका आपको पता ही होगा कि सती प्रथा को मिटाने में उनका बहुत हाथ रहा है। ज्योतिबा फुले, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड थे, पति थे। उन्होंने भी उनका साथ भी बहुत दिया और लड़कियों की पढ़ाई और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत काम किया। उनका खास काम दलितों को आगे बढ़ाने में भी है। दलितों की शिक्षा हो, शिक्षा दीक्षा हो और वो भी आगे बढ़ें, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तीसरा नाम महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के कारण ही जो आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसमें ना सिर्फ पुरुषों ने भाग लिया लेकिन महिलाओं ने भी भाग लिया। महिला भी जेल गई बहुत बड़ी संख्या में। सिर्फ पुरुष ही अपने देश के लिए लड़ते हुए जेल नहीं गए, बल्कि महिलाएं भी गई हैं। और ये सिर्फ गांधी जी के इस डिसीजन, छोटे से कदम के कारण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पुरुष इसमें भाग लेंगे, बल्कि महिलाएं भी इस आज़ादी के आंदोलन में भाग लेंगी, क्योंकि ये भी उनका उतना ही देश है जितना पुरुषों का है। तो गांधी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं को आगे लाने की। अब चौथा एक नाम जो मेरे मन में आ रहा है, वो है विनोबा भावे। संत विनोबा भावे, उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। उनका एक आश्रम है वर्धा में, जिसके बारे में आप जानेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। भारतीय परंपरा में पुरुषों को ब्रह्मचर्य अपनाने की आज़ादी है, मतलब वो चाहें तो शादी नहीं करें और ब्रह्मचर्य अपना लें, लेकिन महिलाओं को ये आज़ादी नहीं है। उनका कहना था कि एक महिला के ऊपर ये होना चाहिए, वो इस चीज़ का डिसीजन ले सके कि वो शादी करना चाहती है या नहीं, या वो एक
आध्यात्मिक ज़िंदगी जीना चाहती है या परिवार के साथ शादी करके ज़िंदगी जीना चाहती है। तो उनका जो वो आश्रम है वर्धा में, वो इसी चीज़ के ऊपर है कि वो महिलाओं का आश्रम है, वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएँ रहती हैं और जो महिलाएँ पीएचडी की हुई हैं, बहुत पढ़ाई किया है उन्होंने और बहुत समाज सेवा भी की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं शादी नहीं करूँगी और मैं ब्रह्मचर्य अपनाऊँगी और ज़्यादातर वो आध्यात्मिक रही। इसको मैं धर्म के नाम पे भी नहीं जोड़ रही हूँ, इसको मैं आध्यात्म से जोड़ रही हूँ। ये एक अलग ही विषय हो सकता है कि आध्यात्म में और धर्म में क्या अंतर है। लेकिन ये जितनी भी महिलाएँ थीं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था, ये महत्वपूर्ण था कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएँ आपको मिलेंगी, वो आप देखेंगे कि उन्होंने शादी नहीं की और अपने तरीके से उन्होंने ज़िंदगी जी। अपनी पढ़ाई की, अपना काम किया और एक आध्यात्मिक तरीके से और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। ये जगह जो है, ये आश्रम जो है, वो वर्धा में है। इस तरह के आपको कितने ही पुरुषों के नाम मिल जाएँगे, जिन्होंने स्त्री की आज़ादी के लिए वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए उन्होंने काम किया है, जो बहुत पहले से आपको मिलेगा। महाराष्ट्र में इस तरह के बहुत सारे आंदोलन भी हुए, जिसमें पुरुषों ने आगे बढ़ कर के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तभी आप ये अंतर भी देख पाएँगे। जिस जगह पे पुरुषों ने साथ दिया है महिलाओं को आगे बढ़ने का, उस समाज का उद्धार भी उतना ही हुआ है। वो समाज उतना ही आगे भी बढ़ पाया है। बिहार में अब महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं, कुछ आंकड़ों की भी बात। आपको पता ही होगा कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। उसमें भी सिर्फ 64% ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं, जिनको कम से कम नाम लिखना भी आता है। उसको शिक्षित हम कहेंगे, लिटरेसी कहेंगे, लिटरेट कहेंगे। उसमें भी 71% जो है वो पुरुष लिटरेट हैं, मतलब कम से कम नाम लिखना उनको आता है और 51% जो है महिलाएं हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गैप भी उतना ही बड़ा है, करीब 20% का गैप है पुरुषों की शिक्षा में और महिलाओं की शिक्षा में। वैसे ही बिहार में जो है शिक्षा की कमी है, तो ये आप देख सकते हैं, इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक और आंकड़ा देखते हैं, बिहार में बाल विवाह की क्या स्थिति है। तो भारत में बाल विवाह 47% है, पूरे भारत का देखा जाए तो, और बिहार में 40 से 41% है। तो आप समझ लीजिए कि अगर 100 लड़कियां हैं तो उसमें से 40 लड़कियां 18 साल से पहले उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने का मतलब ये भी होता है कि उनकी शिक्षा भी वहीं थम जाती है, उनको बच्चे हो जाते हैं और शिक्षा भी थम जाती है। वो घरेलू व्यवस्था में वो जुड़ जाती हैं, उसी में अपना फिर आगे अपनी लाइफ जो है बिताती हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 100 में से 40 लड़कियां जो हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, और ये सरकारी आंकड़ा है। अब असलियत क्या है, ये तो और भी ज़्यादा बदतर असलियत आपको दिखाई देगी अगर आप सच में देखेंगे। तो गांव में जाके बात करेंगे और समाज में जाके बात करेंगे तो सरकारी आंकड़ा हमेशा थोड़ा कम होता है असली आंकड़ों से। अब चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह के साथ हम दहेज प्रथा भी जोड़ लेते हैं। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा कारण है बिहार में औरतों की इज्जत और उनका सम्मान कम रहने की। हम शुरुआत से ये सोचते आए हैं कि एक लड़की जब जन्मती है तब से उसके बारे में कहा जाता है कि लड़की एक बोझ है, वो तो दूसरे ही घर जाएगी, वो दूसरे परिवार का एक हिस्सा बनने वाली है, तो उसके ऊपर हम क्यों अपना समय व्यस्त करें, अपना पैसा खर्च करें। सब माता पिता जनरली ये भी सोचते हैं कि उनके ऊपर खर्च करके उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा उन्हें दहेज ही देना पड़ेगा। तो दहेज की समस्या यहाँ पे आती है कि उन्हें लगता है कि ये तो पराया धन है, पराई लड़की है, पराई हो जाने वाली है, तो उसके ऊपर हम क्यों खर्च करें, वैसे ही इसके ऊपर हमें और खर्च करना पड़ेगा। तो इसके कारण महिलाओं के लिए जो सम्मान उत्पन्न होना चाहिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। इसका मैं उदाहरण एक कहानी से देती हूँ। मैं एक गांव में काम कर रही थी, वहाँ पे लड़कों का एक ग्रुप था जो कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, ऐसे लड़कों का ग्रुप था। वहाँ पे मैं बैठी और मैंने उनसे पूछा कि तुम दहेज लोगे? तो उसमें से एक लड़के ने कहा कि मेरे माता पिता ने तो दहेज दिया है मेरी बहन की शादी में, तो मैं भी लूँगा। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं लूँगा भी ज़रूर। और ये वैलिड पॉइंट भी है भाई। ऐसी व्यवस्था ही बना दी गई है कि उसमें आप क्या ही कर सकते हैं।
पर इसमें मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी। आप ये सोचिए कि आप ऐसी घर लड़की से शादी करना चाहेंगे सिर्फ़ दहेज के लिए, कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसको कुछ आता नहीं है, जो बाहर जाकर के कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये नहीं कर सकती है, पैसा नहीं कमा सकती है, सिर्फ़ घर के ही काम में रह जा सकती है। वैसे घर का भी काम कोई बहुत आसान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो आपकी समस्याओं को बाँट नहीं सकती है। आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे या फिर ऐसी लड़की से जो बिना दहेज के लेकिन पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो और आपके साथ आपकी समस्याओं में भी उतना ही भागीदारी बने, उसका भी भागीदारी उतनी ही हो जितनी कि आपकी है। तो आप क्या चूज़ करेंगे, ये आपके मन में आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरह से जब मैंने उस लड़के को ये बात पूछी, तो कम से कम वो सोचने तो लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति जब तुम्हारी आएगी शादी करने की, तब तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे? तो वो सोचने लगा, कम से कम सोच तो रहा था। तो भारत में ही कह लें कि ये सोच जिसमें ये कहा जाता है कि लड़की एक पराया धन होती है, वो सभी समस्याओं का एक जड़ है, जिसमें दहेज प्रथा भी आ जाती है, लड़कियों की पढ़ाई की समस्या भी आ जाती है, बाल विवाह भी आ जाता है और लड़कियां काम नहीं कर पाती हैं। इस कारण से जो परिवार है उसकी भी उन्नति नहीं हो पाती है। तो ये सारी समस्याओं का जड़ एक सिंपल मानसिकता है जो ये कहती है कि लड़कियां पराया धन है, जिसके बारे में साइंस में कम से कम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही गई है कि लड़कियां जो हैं वो पराया धन किसी भी मामले में होती हैं। किसी भी साइंटिफिक इंसान से आप पूछिएगा या किसी भी समझदार इंसान से आप पूछिएगा तो वो यही कहेगा कि मेरी बेटी तो मेरी बेटी ही है ना। वो किसी और घर में अगर शादी करके जाएगी तो मेरी बेटी कहलाना बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो हमें इस मानसिकता के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये तोड़ना पड़ेगा कि एक लड़की अंत में पराया धन ही होती है, वो मेरा ख्याल नहीं रखेगी, वो तो दूसरों का ही ख्याल रखेगी। इस मानसिकता को हम लोग को बदलना पड़ेगा। साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि अगर उनको लड़कियों को मौका मिले तो वो बिहार की स्थिति बदल सकती हैं। जैसे लड़के बदल सकते हैं, वैसे ही लड़कियां अगर साथ में मिल करके काम करें तो दोनों मिलके बिहार की स्थिति जो अभी है उसको बदलने में बहुत आसानी होगी। अब हम ये जानते हैं कि बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है। पहला पॉइंट जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हमारी सोच पुरानी है। अभी तक नए ज़माने के साथ हमने अपनी सोच नहीं बदली, हम उन्हीं पुराने ढर्रों पे चलते आए। जो गलत है सही है ये हमने सोचा ही नहीं, और ये भी नहीं सोचा कि आगे की ज़िंदगी में क्या सही होने वाला है, क्या समाज के लिए सही है, क्या आपके परिवार के लिए सही है, क्या खुद के लिए सही है, ये हमने सोचा ही नहीं। दूसरा है कि बिहार एक बहुत ही गरीब प्रदेश है, बहुत ही गरीब स्टेट है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे एक परिवार के पास बहुत कम सुविधाएं हैं, पैसा बहुत कम है, तो आप सोचिए कि वो अगर अपने बेटे और बेटी में से किसी को चुनना चाहें पढ़ाने के लिए, तो वो किसे चुनेंगे? वो ऐसे बच्चे को चुनेंगे जिसके बारे में वो ये सोचते हैं कि ये तो घर पे ही रहेगा, ये तो पराया धन नहीं है। तो ये पराये धन की बात यहाँ पे फिर से आ जाती है, ये सोच की बात आ जाती है। तो आर्थिक स्थिति में भी आपकी सोच उतना ही काम करता है। तो ये एक विशेष सर्कल है। ये एक गलत सोच के कारण आपका हर चीज़ जो है उससे आपकी जुड़ी हुई है, और हर एक स्टेप जो है, हर एक कदम आपका उससे जुड़ा हुआ है। तो हर कदम फिर आपका गलत ही पड़ेगा। तो आर्थिक स्थिति में भी ये चीज़ आ जाती। शिक्षा की कमी इसी कारण से होती है कि लड़कियों को घर में अगर पैसे की कमी है और ये सोच है तो लड़कियों को स्वाभाविक है कि वो लोग कम ही पढ़ाएंगे। एक और कारण जो मुझे नज़र आता है वो है लड़कियों की सुरक्षा। लड़कियों की सुरक्षा वैसे भी भारत में कम ही मानी जाती है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। खासकर बिहार, उत्तरी भारत जो है उसमें लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बहुत बातें हुई हैं, बहुत केसेस आए हैं जिसमें लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर माता पिता और समाज जो है हमेशा चिंता में ही रहा है। और बिहार जैसे प्रदेश में तो और भी ज़्यादा ये स्थिति खराब है। तो अब आप सोचिए कि अगर माता पिता इस चिंता में है कि अगर हम लड़की को बाहर भेजेंगे और वो कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे उनकी पढ़ाई और उनकी तरक्की को रोके ना, लेकिन लड़कों की मानसिकता हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करें।
तो हर घर में जो माता-पिता हैं, वो अपने लड़कों को कैसे उनकी मेंटालिटी जो है, कैसी उनकी मानसिकता को बदलें और एक लड़की को एक बराबर के नज़रिए से देखने की लड़के कोशिश करें, इस चीज़ को कैसे वो आगे बढ़ावा दे सकते हैं, इस बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम जो है, वो माँओं से और पिता से सबसे पहले शुरू होगा। ये माता-पिता ही हैं, जो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी सोच जिसमें कि आप आज़ादी किसी एक व्यक्ति की आज़ादी पे अगर आप उँगली उठा रहे हैं या उसको रोक रहे हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और साथ ही साथ वो समाज भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं अंत में ये कहना चाहूँगी कि आप इस इंटर्नशिप को एक प्रोजेक्ट की तरह मत लीजिए। एक ऐसी चीज़ मत लीजिए कि आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा और आपको कुछ बाहर जाके काम करना रहेगा। इसे आप एक यात्रा की तरह लीजिए। एक आपके अंदर की यात्रा, आपकी खुद की यात्रा। आप इसमें समझेंगे कि आपका समाज क्या है, आपका परिवार कैसा है और बिहार को समझने की एक यात्रा है ये। आप बिहार को समझेंगे और इन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे तभी तो बिहार को बदल पाएँगे। हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो बिहार में रह कर के बिहार के लिए काम करें और ख़ासकर इन मुद्दों के ऊपर तो ज़रूर काम करें। आप में हिम्मत है, आप में वो क्षमता है, तो चलिए हम बिहार के लिए, बिहार की उन्नति के लिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं।